Welcome back, students. Again, we are back to our course Software Architecture and Design, and we are going to start week 11. And today we'll talk about first part of week 11. आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ अचीव की थी। हमने लास्ट लेक्चर में बात शुरू की थी UML की, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और उसकी हिस्ट्री को देखा था, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त जो विजुअल पैराडाइम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एनालिसिस डिज़ाइन है, इन सब चीज़ों में UML के इंपॉर्टेंस का हमने डिस्कस किया था। और फिर उसकी हमने मेटा मॉडल देखा था जिसमें टॉपिक डायग्राम थी, फिर आगे स्ट्रक्चरल बिहेवियर डायग्राम थी। तो इस तरह से ये चीज़ें हम आगे चली। फिर ये देखा कि कौन सी UML किस टाइप की एप्लीकेशन के मतलब कि किस किस्म के फेज़ के ऊपर कौन सी वाली डायग्राम डेवलप होती है। फिर हमने 4+1 जो क्लचर का व्यू मॉडल था उसको मैप करने की कोशिश की UML के साथ। आज भी हम सिस्टम मॉडलिंग की बात करेंगे, और सिस्टम मॉडलिंग में जब हम यूज़र इंटरेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सी डायग्राम आती हैं, लेकिन उसमें जो बहुत फेमस डायग्राम है वो यूज़ केस डायग्राम है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि सिस्टम मॉडलिंग है क्या। सिस्टम मॉडलिंग को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखें तो आप इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हम लोग जब डिज़ाइन प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हम मॉडल डेवलप करते हैं जी। अब एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है, एक एरोप्लेन है एरोप्लेन में हम जिस एरोप्लेन के मॉडल को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखते हैं। अब एक गत्ते का अगर जब एक एरोप्लेन डेवलप होता है या किसी आम चीज़ का, तो वो हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसके फंक्शनैलिटी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर देता है। अब इस एक एरोप्लेन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसके इंजन का क्या होगा, इंजन कैसे काम करेगा, इसके बीच में बाकी कम्युनिकेशन कैसी हो रहेगी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो सिस्टम मॉडलिंग है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं जी, उसी मॉडल को, उसी सिस्टम को, उसी चीज़ों को जो हम मतलब जिसके बात कर रहे हैं उसको डिफरेंट व्यू से देखते हैं। जैसे क्रिश्चियन ने इसका तरीका बताया था कि आप डिफरेंट व्यू के साथ आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, देखते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं सिस्टम मॉडलिंग के थ्रू। अब सिस्टम मॉडलिंग करने के लिए दैट इज़ चूँकि ये एक मॉडलिंग है तो हमें हर चीज़ यहाँ पे ग्राफिकल चाहिए, विजुअली चाहिए। तो ग्राफिकल या विजुअल रोटेशन के लिए मेरा बहुत हद तक यकीन है कि अब जो दुनिया है वो UML की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी अर्से शिफ्ट हो चुकी है। जो एक मेजर लैंग्वेज हमें नज़र आती है वो अब एक बेस्ट चॉइस हमारे पास जो बनती है वो UML ही है। तो ये है जी इसका मेजर चीज़ कि सिस्टम मॉडलिंग क्या है, और सिस्टम मॉडलिंग में हम विजुअल पैराडाइम या ग्राफिकल रोटेशन की तरफ जाएंगे तो UML यहाँ भी हमारे काम आएगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम UML का डिस्कस किया था। अच्छा, अब सिस्टम मॉडलिंग जब हम करते हैं इनका मकसद क्या है, कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मॉडलिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जैसे मैंने बात की कि कोई भी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो रिक्वायरमेंट के फेज में से लाजमी गुजरेगा। तो रिक्वायरमेंट लेवल के ऊपर जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट का इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जब हम बात करते हैं सिस्टम मॉडलिंग की, तो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उनको ड्राइव करने के लिए हमें सिस्टम मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी इसकी एग्जांपल आप यूज़ केस की फॉर्म में देख लेंगे कि हमारे पास डेरिवेशन चाहिए रिक्वायरमेंट्स की जो कि डिफरेंट सोर्सेज पे हैं। तो सिस्टम मॉडलिंग के थ्रू हमें ये एनालिसिस, जैसे हमने कहा था कि एनालिसिस फेज और इस काम के लिए मोस्ट सूटेबल है। दूसरे नंबर पर हमें सिस्टम मॉडलिंग चाहिए होती है डिज़ाइन प्रोसेस के लिए। क्यों? डिज़ाइन प्रोसेस पे सिस्टम मॉडलिंग करने से क्या चीज़ हम अचीव करते हैं कि वो जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं, मतलब जो इंजीनियर्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्क्रिप्शन के लिए हमें पता लग जाता है जी कि ये क्या करेगा, वैसे ये डिज़ाइन कैसे ड्रिल डाउन करेगा, फ्लो करेगा इनटू इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और आखिर में जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होते हैं तो फिर ये क्या मकसद होता है, फिर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, मतलब इस सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या थी, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन थे, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये काम आती है। तो ये बस तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो हम सिस्टम मॉडलिंग के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क है
वो ये है कि एनालिसिस जब मॉडल की हम बात करते हैं, जब हम एनालिसिस मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। डेफिनेट सिस्टम स्पेसिफिकेशन जब हम रिक्वायरमेंट के लेवल पे थे उस वक्त हमने स्पेसिफिकेशन डेवलप की थी। तो सबसे पहला काम जब हम स्पेसिफिकेशन के अर्ली स्टेजेस पे होते हैं वो ये डिसाइड करना होता है कि सिस्टम की बाउंड्रीज क्या होंगी। ऑफ कोर्स हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब उनकी वर्किंग है तो अब हमें देखना ये है कि कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंक्लूड होंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा इसको। तो ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिस्टम बाउंड्री की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, अब इन चीज़ को, इन प्रोसेस को देखने के लिए इन पे कुछ ऑटोमेटेड सपोर्ट के लिए, मतलब ये चीज़ मैं थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जाके आपको किसी और स्लाइड में बताऊँ। आप सिंपल वर्ड में ये देख लें कि जो एनालिसिस मॉडल में जो हमारा बेसिक मकसद वो ये है कि बिज़नेस प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। देखिए, जो सॉफ्टवेयर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हॉस्पिटल है, वटएवर जो भी है, तो अगर मैं इसको पैसों के पर्सपेक्टिव से ना देखूँ, फाइनेंशियली ना देखूँ, तो आप देखें कि एवरीथिंग इज़ बिजनेस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेडिकल स्टोर्स हैं या स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी भी एग्जांपल ले लें, फार्मेसी है, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि बिज़नेस को ऑटोमेट करना। तो बिज़नेस की ऑटोमेशन के लिए हमें ये काम सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है सारा का सारा। तो ये चीज़ भी हम एनालिसिस मॉडल में देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं, यूज़ केस में डिटेल में इसको देखते हैं फर्दर। जैसे मैंने लास्ट में बात की थी कि जो सिस्टम है इसकी मॉडलिंग में इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंटरेक्शन से मेरा मतलब क्या है, हमारे सिस्टम को बाहर से कोई ना कोई यूज़र इंटरेक्शन मिलेगा। इवन हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन नज़र आएंगे। कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकते हैं, पैकेजेस के बीच में, क्लासेस के बीच में, या जो भी इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है। तो मेजर जो इंटरेक्शन हमें आएगा वो किसी एक्टर से है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगा, एक ट्रिगर करेगा कोई इवेंट, कोई फंक्शनैलिटी, कोई सर्विस पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। हमारा सिस्टम फिर इस ट्रिगर को हैंडल करेगा, किस इकोसिस्टम से गुजरेगा। ये सब की सब चीज़ें हमें बताती है कि यूज़र इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस लेवल के ऊपर जो मॉडलिंग है वो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स मैं अब चूँकि हमने यूज़र इंटरेक्शन को देखना है तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉडलिंग जो है, इस मॉडलिंग है जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प प्रोवाइड करती है। बहुत सी मैंने बताया जी हमारे पास टेक्निक्स हैं इंटरेक्शन की, जहाँ पे सिस्टम और एक्सटर्नल जो एक्टर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली जो यूज्ड डायग्राम है वो यूज़ केस डायग्राम है। तो आज फिर हम जो हमारा फर्दर डिस्कशन होगी वो यूज़ केस डायग्राम के ऊपर होगी। अभी यूज़ केस डायग्राम है क्या, पहले ये देख लें। एक बार जैकबसन साहब हैं जी, इनके पीछे वो सिंपली क्या किया करते थे कि वो किसी भी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए कुछ चीज़ों को ओवल टाइप जो शेप है उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी लिखते थे। अब ये कौन सा एक्टर है वो एक पुतले की फॉर्म में उस एक्टर को रिप्रेजेंट करते थे और उनको आपस में मैप करते थे कि कौन सा एक्टर क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है और कौन सी फंक्शनैलिटी ऐसी है जो मल्टीपल एक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। इनकी ये चीज़, इनका ये काम, इनका ये जो आइडिया इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इसको UML का पार्ट बना दिया गया। तो ये जो UML 1.0 से लेके अभी तक जितने भी UML के एडिशंस आए उनमें यूज़ केस डायग्राम इसका मेजर पार्ट रहा है। अच्छा, अब इसमें मकसद क्या है जी, क्यों, मतलब कि यूज़ केस कब क्या करेगा। यूज़ केस है क्या जी, ये यूज़र और सिस्टम इनके बीच में इंटरेक्शन की डिस्क्रिप्शन है कि यूज़र और सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, मेक इट श्योर कि देखें कोई भी काम करने के लिए हमें इनिशिएट करनी होगी ट्रांजैक्शन की इनिशियलाइजेशन, जो इनिशिएशन होगी वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा
और इंटरेक्ट करने के बाद कोई ना कोई फंक्शनैलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये हमेशा किसी एक्टर की तरफ से होगी। अब एक्टर कौन कौन हो सकते हैं? एक्टर कोई इंसान भी हो सकता है, एक्टर कोई सेंसर भी हो सकता है, एक्टर कोई अनदर सिस्टम भी हो सकता है। सिस्टम तुम्हारे पास एक्सक्यूज मी, यूज़र की हमारे पास एग्जांपल बड़ी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। तो कोई बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं। तो सेंसर भी हो सकते हैं, मतलब सेंसर एनवायरनमेंट से डेटा को रीड करेंगे और रीड करने के बाद जैसे एग्जांपल है कि अगर हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है किसी पेशेंट का, तो वो जैसे ही एक्सटर्नल एक्टर से उसको इनपुट मिलेगी वो उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से आप कह सकते हैं जो चिलर्स लगे हैं बिल्डिंग्स के अंदर, इनको जैसे बाहर से इंटरेक्शन मिलती है या इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन मिलती है, इंटरेक्शन इस सेंस में कि सेंस करते हैं जब इनपुट को, तो उसके अगेंस्ट में जाके सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि उसको जाके बताते हैं कि जी चिलर को स्लो कर दो, फास्ट कर दो, इस किस्म के सारे काम इसमें है। अच्छा, अब ये अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, आप ये कह सकते हैं कि जो यूज़ केस है ये क्या करती है, ये डिफ़ाइन करती है और डिस्क्राइब करती है किस चीज़ को, सिस्टम के बिहेवियर को। अब ये सिस्टम बिहेवियर से मतलब क्या है? सिस्टम के बिहेवियर से मतलब है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या होगा, मतलब क्या ट्रांजैक्शन होगी और वो किस लॉजिकल ऑर्डर में होगी। ये जो चीज़ हम बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है, ये ट्रांजैक्शन होगी और उसका लॉजिकल ऑर्डर, जो एग्जांपल है कि अगर एम्प्लॉय को, एक नए एम्प्लॉय को ऐड किया जाएगा तो नए एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये चीज़ हमारे पास सिस्टम बिहेवियर। और सिस्टम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ केस डायग्राम को यूज़ करते हैं। और रूल ऑफ थंब क्या है जी? इसमें रूल ऑफ थंब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि यूज़र से इंटरेक्शन इनिशिएट होगी और वो इनिशिएट ट्रिगर करेगी कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई इवेंट, और वो इवेंट फिर एग्जीक्यूटेबल होगा हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये वो चीज़ है जो हम यूज़ केस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसका स्कोप देख लें। आई एम डैम श्योर, मैं भी आपको प्रूव भी कर दूंगा कि यूज़ केस डायग्राम का मकसद, यूज़ केस डायग्राम जो है यूज़र इंटरेक्शन के लिए ही खाली नहीं है, इसका स्कोप इवन टेस्टिंग तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी जो बुक्स हैं वो तो हमें मेजरली बताती हैं कि जो यूज़ केस डायग्राम है इसका मकसद है रिक्वायरमेंट के एनालिसिस पे फोकस करना। जब रिक्वायरमेंट का एनालिसिस है, जो फंक्शनैलिटी है, उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि यूज़ केस डायग्राम में जो जितने भी फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, इनको कैसे टाई अप करती है। तो उसकी अभी एग्जांपल देख लेते तब आपको पता लगेगा कौन सा एक्टर क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश करता है, मतलब कि ये यूज़ केस डायग्राम किस सेक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अभी देख लेते हैं। एनालिसिस फेज के ऊपर अभी जैसे हमने देखा था कि हम कैप्चर करते थे रिक्वायरमेंट्स को, और रिक्वायरमेंट की कैप्चरिंग करते थे इन द फॉर्म ऑफ यूज़ केसेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिज़ाइन फेज, और जैसे हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन को फिर हम ड्रिल डाउन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो डिज़ाइन हमेशा फ्लो डाउन करेगा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम हर यूज़ केस को लेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी काम आ जाएगा। जब सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, डेफिनेटली हम इसको टेस्ट भी करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे कि ये जो आपने कोड किया है ये इन यूज़ केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एनालिसिस फेज़, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ और आखिर में टेस्ट फेज़, इन सब चीज़ों को जो यूज़ केस मॉडलिंग है, यूज़ केस डायग्राम है, ये आपस में ग्लू अप करती है। ठीक है, तो ये इनके बीच में ग्लू है, एल्फीटा है, जो बॉन्ड है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। तो अब यहाँ से मैंने कहा ना कि इसका मकसद सिर्फ रिक्वायरमेंट लेवल पे नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, उसका एक डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव भी है। ये कैसे एक यूज़ केस या कैसे एक फंक्शनैलिटी आर्किटेक्चर डिज़ाइन से होती हुई इम्प्लीमेंटेशन से गुजरती हुई टेस्टिंग तक पहुंचती है। अगर हम, लेकिन उस मामले में इसका जो पर्सपेक्टिव है वो थ्योरेटिकल नहीं रहता, इसका पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो अगर आप वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे बड़ी क्लियर नज़र आएंगी कि यूज़ केस ही है जो कि शुरू से लेके आपको टेस्टिंग तक नज़र आता है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि डिफरेंट एक्टर्स हैं, एक्टर्स में मतलब जो डिफरेंट रोल्स हैं, मैं यहाँ पे रोल कहना ज़्यादा सूटेबल है, डिफरेंट रोल्स हैं, कौन क्या कर सकता है यूज़ केस के साथ।
अगर आप देखें जो यूज़र्स हैं सिस्टम के, जैसे अच्छा ये है जी वो पुतला जिसकी मैं अभी एग्जांपल दे रहा था। तो अगर अच्छा अगर व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास सेंसर हो या हमारे पास कोई अनदर सिस्टम हो, जैसे एग्जांपल है हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे CNSE की वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम नादरा के सिस्टम से वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम उन एक्टर्स को इस फॉर्म में नहीं लिखते। तो ये वो चीज़ है जो यहाँ पे फिर नहीं आती। फिर वहाँ पे क्या करना होता है जी, वहाँ पे हम इसको लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में। और यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स में ये जो मैं आप लिख रहा हूँ जी, लेस देन, ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं जी स्टीरियोटाइप। इसमें हमारे पास वर्ड आ जाता है जी एक्टर का, और एक्टर का यहाँ पे फिर नेम होता है, जो भी एक्टर हमारे मामले में नादरा है या कोई और सिस्टम्स है। अच्छा इसके बाद जो ये जो यूज़र है, अच्छा सेंसर भी ऐसे ही होता है। ये जो डायग्राम मैंने डेवलप की है ये अनदर सिस्टम की भी है, सेंसर की भी है, दोनों के लिए सेम डायग्राम यूज़ होगी। ह्यूमंस के लिए ये डायग्राम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है पुतला, ये है ह्यूमंस के लिए। एंड यूज़र क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी यूज़ केस की फॉर्म में। अच्छा एनालिस्ट क्या करता है, इस फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करता है जो यूज़र ने उसे बताई होगी। उसके बाद जो आर्किटेक्ट है वो इस यूज़ केस के अगेंस्ट में सिस्टम को डिज़ाइन करता है, और जो डेवलपर है वो इस यूज़ केस के अगेंस्ट में सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन करता है, और जो टेस्टर है वो इस यूज़ केस को देखते हुए वेरीफाई करता है कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, इसमें डिफेक्ट्स है कि नहीं है। अच्छा अगर आपने टेस्टिंग डिटेल से पढ़ी है तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा एरर, और फिर फॉल्ट है, फिर फेलियर है। तो इन सब चीज़ों के पीछे देखें, अगर फर्स्ट के किसी सिस्टम को मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका मतलब इसमें गलती नहीं निकल सकती, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना और उसको डीबग करना, ये एक मेजर काम है टेस्टिंग का हमारे पास पार्ट है, इसके बगैर तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जी कि ये सब के सब रोल्स हैं, और ये सब के सब रोल्स कैसे यूज़ करें यूज़ केस को। तो ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यूज़ केस डायग्राम कोर है, हार्ट है, सेंट्रल आइडिया है इन सब रोल्स के लिए। तो आई होप हम एक स्टेप आगे गए होंगे अब कि यूज़ केस डायग्राम खाली रिक्वायरमेंट के एनालिसिस के ऊपर ही यूज़ नहीं होती, ये हमें रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग इन सब जगह पर भी नज़र आता है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि यूज़ केस डायग्राम डेवलप कैसे करते हैं। तो एक आर्टिफैक्ट है, उस आर्टिफैक्ट के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री चाहिए। सिस्टम बाउंड्री से मतलब क्या है, ये हम लगाते हैं सिस्टम बाउंड्री। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है वो इस बाउंड्री के अंदर है। इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी से नहीं है, ठीक है। इंट्रैक्शन से हो सकता है, फंक्शनैलिटी से नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे लेके आनी थी फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लगाते हैं ओवल शेप। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे मिस कर देंगे, जो यूज़ केस की ओवल होता है ये वाला, ये हमेशा स्टार्ट होगा किसी वर्ब के साथ, आना जाना, खाना पीना, सोना, ये जो हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते थे ना अपने छोटे होते में। तो एग्जांपल है मेक अपॉइंटमेंट, तो मेक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। कैंसिल स्केड्यूल, स्केड्यूल कैंसिल कर दो, कैंसिल एक वर्ब है। तो ये हमेशा ये जो वर्ब से शुरू होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होते जी एक्टर, और एक्टर इसके साथ एसोसिएट करेगा। अच्छा इसके साथ साथ जो यूज़ केस हैं इनके बीच में आपको स्टीरियोटाइप्स भी नज़र आएंगे। स्टीरियोटाइप्स में बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो आज इंशाल्लाह स्टीरियोटाइप को भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 किस्म के स्टीरियोटाइप नज़र आएंगे। एक को हम कहते हैं इंक्लूड, एक को हम कहते हैं जी एक्सटेंड्स। ये दोनों इंशाल्लाह आज ये इस डिटेल में देखेंगे। ये एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को लेते हैं और फिर बाकी सारा लेक्चर है इसी पे फोकस करते हुए मूव करते हैं। द पैसेंजर अराइव्स एट द टिकट काउंटर एंड इंटरेक्ट्स विद द क्लर्क फर्स्ट थ्रू एन इंक्वायरी। Passenger then follows the process of form filling, tendering, payment and collecting the tickets. Passenger accepts the ticket to leave the counter. अच्छा अब क्वेश्चन ये कि चूँकि हम लोगों ने या शायद आपने, मुझे नहीं आइडिया, एनालिसिस एंड डिज़ाइन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से डिज़ाइन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एनी हो हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। अब यहाँ से आइडेंटिफाई करें, आपको कुछ नाउन नज़र आ रहे हैं, किसी भी शख्स चीज़ या जगह, नाउन, इसी को नाउन कह देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो नाउन नज़र आएगा वो क्या है जी, पैसेंजर है। पैसेंजर पैसेंजर पैसेंजर, इसका मतलब है इस सिनेरियो के अंदर जो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें एक ही एक्टर होगा जो होगा जी पैसेंजर, ये नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें फंक्शनैलिटी असेस करनी है। फंक्शनैलिटी असेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो वर्ब्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे एग्जांपल है फॉर्म की फिलिंग, टेंडरिंग, पेमेंट्स, कलेक्शन, टिकट्स की, ये सब के सब आपको नज़र आ रहा है कि ये इंक्वायरी, ठीक है, तो पैसेंजर एक्सेप्ट्स, तो ये आपको सारे के सारे वर्ब नज़र आ रहे हैं। तो इन सब वर्ब्स की हमारे पास आ जाएगी यूज़ केस है, लेकिन यूज़ केस में मेक इट श्योर कि हम जो बिज़नेस प्रोसेस है उसको लेके आएंगे, तो ये भी हमने देखना है। एक्टर की बात की, जैसे कि ये जो एक्टर कौन होता है, वो बंदा, कोई सिस्टम, कोई सेंसर जो हमारे सॉफ्टवेयर जो डेवलप होने जा रहा है उनके बाहर से इंटरेक्ट करता है, इनिशिएट करता है कोई ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में इवेंट ट्रिगर होगा जिसकी वजह से हमारा सिस्टम पर आगे से कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये मतलब जो भी है। आई होप कि एक्टर अब आपको डिटेल समझ आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि रिजर्वेशन एजेंट जो है ये एक एक्टर है जो कि रिजर्व करेगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल हो सकती हैं। अगर हम एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को देखें तो उसमें हमारे पास एयरलाइन एडमिनिस्ट्रेटर एक एक्टर है, ट्रैवल एजेंट एक एक्टर है, एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट एक एक्टर है, चेक इन एजेंट्स एट एयरपोर्ट भी एक एजेंट है, गेट एजेंट एट एयरपोर्ट, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये है जो कि हमारे सिनेरियो के अगेंस्ट में एक्टर आ गया। अच्छा, यूज़ केस में आपको बता चुका हूँ कि सिस्टम ने जो बिज़नेस लेवल पे जो एक गोल अचीव होने जा रहा है वो है। तो एग्जांपल है जी, हमारे मामले में यूज़ केस यहाँ पे क्या है जी, कि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, चेक ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, मतलब प्लेस ऑर्डर, चेक स्टेटस, कैंसिल ऑर्डर, ये सारे के सारे डिफरेंट हमें यूज़ केसेस नज़र आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों में आप देख लें, आपको नज़र आएगा ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और जो आपको एक्टर नज़र आते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। तो चेक कर लें जी, कस्टमर किसी का नाम है, सेल पर्सन किसी का नाम है, कोई शोभा है, कोई चीज़ है, जो एक जैसे डॉक्टर एक फील्ड है, इस तरह कस्टमर और सेल पर्सन फील्ड है। तो ये हमारे पास आ गया यूज़ केस। तीसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग कर देती है वो है कि इंक्लूड और एक्सटेंड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ़र्ज़ करें जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ए यूज़ केस है और मेरे पास एक बी यूज़ केस है। अच्छा, अब व्हाट डज मीन बाय इंक्लूड? इंक्लूड से मतलब ये होगा कि यूज़ केस ए इसको अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या जो इसका एक इवेंट आया है वो एग्जीक्यूट करना चाहता है ए को, तो ए अपना काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक ये बी को यूज़ ना कर ले। दूसरे वर्ड में, ए को अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए या अपनी वर्किंग करने के लिए बी की ज़रूरत है, बी की नीड है, और ये नीड मस्ट हैव टू वाली है, लाजमी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एक यूज़ केस को दूसरे यूज़ केस की लाजमी वाली ज़रूरत है कि आपको लाजमी तौर पर यूज़ की, एग्जांपल है जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं तो हम कहते हैं जी कि लॉगिन, तो लॉगिन के बगैर आप मेन पेज पे नहीं जा सकते। तो जैसे ही आपने कहा जी कि मुझे होम पेज पे ले जाओ, तो उसने साथ ही लॉगिन को कहा कि भाई इसको पहले लॉगिन करवाओ, ठीक है। तो इस मामले में लॉगिन के बगैर आप होम पेज पे नहीं जा सकते। तो इंक्लूड के रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, कौन यूज़ केस किसके बगैर काम कंप्लीट नहीं कर सकता, तो हम देख सकते हैं कि ए यूज़ केस बी यूज़ केस के बगैर काम कंप्लीट नहीं कर सकता। रूल ऑफ थंब क्या है कि पहले बी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तब ही ए जाके अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकेगा। तो इसका मतलब ए डिपेंडेंट है बी के ऊपर, मतलब ए यूज़ कर रहा है बी को। तो इस मामले में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी एंगल ब्रेसेस, और इसके बीच में लिख देते हैं जी इंक्लूड। आई होप कि ये वाला इंक्लूड जो आपको नज़र आ रहा है हम ये चीज़ के बीच में लिख देते हैं।
और ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाती, तो फिर इसको लगाते हैं हम डॉटर लाइन के साथ, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी इंक्लूड्स की रिलेशनशिप को। आई होप कि आप ये इसको समझ गए होंगे इंक्लूड से मतलब क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट है, वो क्या करता है जी, मेक रिजर्वेशन करता है, किसी की रिजर्वेशन करता है। अगेन हम जो वही रिजर्वेशन जो है ना, एयरलाइन रिजर्वेशन, उसी की बात कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो ट्रैवल एजेंट जो है ना, ये एक टूर अरेंज करता है। जैसे ये काम होने जाएगा, ये होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पर यूज़ किया जाएगा अवेलेबल फ़्लाइट्स। फ़र्ज़ करें जी आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं स्वीडन में स्टॉकहोम। ठीक है जी, तो अगर स्टॉकहोम मूव करने के लिए आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं या उस जगह पे टूर लेके जाना है, यूरोप टूर के ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अवेलेबल फ़्लाइट्स देखी जाएगी कि इस जगह पे फ़्लाइट्स अवेलेबल है कि नहीं। तो डेफिनेटली तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ये पर यूज़ अवेलेबल फ़्लाइट जो है ये कॉल होगा, ये अपनी फंक्शनैलिटी सर्च करेगा कि क्या इस जगह पे अवेलेबल फंक्शनैलिटी है कि नहीं। अगर होगी तब ये इसको ओके करेगा, ठीक है जी आप ये जो फंक्शनैलिटी अरेंज कर लें या टूर अरेंज कर लें। तो इसका मतलब है मेक रिजर्वेशन अपना काम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं कर सकते, या दूसरे वर्ड में मेक रिजर्वेशन को अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए पर यूज़ अवेलेबल फ़्लाइट्स को यूज़ करना होगा, ये करना पड़ता है। तो अब इसमें चॉइस नहीं है, इट मस्ट हैव टू, ये लाजमी तौर पर अवेलेबल फ़्लाइट्स की जो फंक्शनैलिटी अचीव होगी तभी रिजर्वेशन हो सकती है, तभी टूर अरेंज हो सकेगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने बताया था स्टीरियोटाइप्स, ये जो मैं लगा रहा हूँ इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो इन स्टीरियोटाइप्स के बीच में अगर आप देख सकते हैं कि ये अब आपको इंक्लूड्स रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अच्छा, इसका रिवर्स है जी एक्सटेंड। एक्सटेंड से मतलब क्या है, एक्सटेंड से मतलब ये है कि अगेन वही है कि आपको भी यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी ए है और एक फंक्शनैलिटी बी है। अच्छा, इस मामले में बी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, लेकिन ये हर टाइम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ सिनेरियो में कुछ सर्विसेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लेकिन ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। आप इसको तो ये ऑप्शनल वाली चीज़ है, मतलब आप इसको यूज़ करने से ठीक है, वरना आप नहीं कर सकते। तो इस मामले में ये क्या होगा, ये इस मामले में ये हमारे पास आ जाएगा अगेन। और ये अब देखें कि अब क्या हुआ, अब इसका मतलब है कि बी की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है और ये ए उसको यूज़ कर सकता है, ऑप्शनल है। जबकि लास्ट टाइम आपने देखा एरो का सिंबल भी बी की तरफ था। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे टिकट एनकाउंटर एजेंट है, वो क्या करेगा जी, चेक इन पैसेंजर को करना चाह रहा है और उसको एक सीट असाइन करना चाह रहा है। ठीक हो गया, मतलब कि सीट असाइन तो खुद ही खुद हो जाएगी, और चेक बैगेज करना चाह रहा है। अच्छा, जैसे ही उसने चेक इन पैसेंजर पे गया, तो चेक इन पैसेंजर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। नंबर एक तो सीट असाइन की जाएगी, यहाँ पे कुछ जगह पे ऑप्शन दी जाती है कि आपको कौन सी वाली सीट चाहिए, विंडो वाली चाहिए, सेंटर में चाहिए, बाकी जो इसकी ऑप्शन हो सकती हैं। और वो अगर उसको कोई डाउट है कि एग्जांपल है कि अपर लिमिट होती है 30 kg की, कि किसी एयरप्लेन में जब 30 kg से ज़्यादा बैग नहीं लेके जा सकते, तो ये बैगेज को चेक कर सकता है, उसका वेट चेक कर सकता है, उसके बाकी चीज़ें भी चेक कर सकता है कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आ जाएंगी कि इस फॉर्म में कि अगर इसमें कोई इशू हुआ तो ये है जी हमारे पास एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप। आई होप कि अब आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मतलब कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है असाइन सीट की भी, चेक बैगेज की भी, अगर आपको ज़रूरत है तो यू मे यूज़। अच्छा, इस तरह हमारा एड्रेस है, एड्रेस के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं यही चीज़ जिसको हम कह सकते हैं जी एक्सटेंड। कैसे, अब हम सिंपल वर्ड फ़र्ज़ करें, हमारे पास एक सिंपल एड्रेस आ जाएगा जी। अब फ़र्ज़ करें अगर हमारा काम इससे नहीं चलता, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेस चाहिए होंगे, तो इस जगह पे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी कि हमें यहाँ पे हमारा जो घर का नंबर है उसकी फंक्शनैलिटी भी चाहिए, जो स्ट्रीट नंबर है उसका भी फंक्शनैलिटी चाहिए,
इसके अलावा जो हमारा एरिया है वो फंक्शनैलिटी भी चाहिए, और इसके बाद हमारा जो सिटी है वो भी चाहिए, और कंट्री वो भी चाहिए, और हमारा ईमेल फ़ोन नंबर भी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड के फॉर्म में दे देंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एड्रेस सूटेबल नहीं है, मोर देन इनफ नहीं है, तो आप फिर फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी यूज्ड, ठीक है जी, ये लाजमी वाला नहीं होगा, मे बी यूज़ वाला फीचर होगा ये वाला, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा तो फिर क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, सिटी, कंट्री, ईमेल, फ़ोन नंबर काम नहीं करेंगे अपने अपने। तो ये है दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो हमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, रियलाइजेशन या जो सर जनरलाइजेशन का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट पढ़ा था, जैसे क्लासेस के बीच में जनरलाइजेशन होती है, इनहेरिटेंस होती है, इसी तरह से यूज़ केसेस के बीच में भी जनरलाइजेशन हो सकती है, और एक्टर्स के बीच में भी जनरलाइजेशन हो सकती है। ये मतलब दूसरे वर्ड में जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है वो यूज़ केस में भी हो सकता है, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप जो है वो एक्टर्स के बीच में भी हो सकता है। एग्जांपल है, यहाँ पे जो बेस है वो है स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स। तो ये बेस यूज़ केस है जो कि पेपर फाइल्स के ऊपर स्टोरेज करेगा। अब इसकी कुछ मेजर फंक्शनैलिटी जो है वो अचीवेबल होगी स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स की सब यूज़ केस को, लेकिन ये यूज़र्स ये क्या करेंगे, कंप्यूटराइज फाइल्स को। इसका मतलब है कुछ चीज़, बहुत सी चीज़ें यहाँ से वो कॉपी कर लेगा, मतलब यूज़ कर लेगा, रीयूज़ कर लेगा, और उसमें जो कुछ कंप्यूटराइज वाला पोर्शन अलग कर देगा। तो ये जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप भी आपको नज़र आएगा। अगर ज़रूरी नहीं, मतलब अगर है तो ठीक है, वरना हर चीज़ को इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने जनरलाइजेशन पढ़ाई तो जनरलाइजेशन लाजमी इसमें आएगी। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। तो एक डिटेल एग्जांपल देख लेते हैं जी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बाहर एक लाइन नज़र आ रही है, जो बाउंड्री नज़र आ रही है, इसे कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। इसका मतलब हमारा सिस्टम सारा इसी के अंदर ही है, इसके बाहर क्या हमारा वो कंसर्न नहीं है। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले एक पेशेंट है, तो पेशेंट क्या कर सकता है जी, कैंसिल कर सकता है अपॉइंटमेंट, मेक अपॉइंटमेंट कर सकता है, रिक्वेस्ट करता है मेडिकेशन के लिए, बिल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जो क्लर्क है, तो इसमें हमारे पास एक ये एक्टर हो गया, स्केजुलर हो गया, डॉक्टर हो गया, और क्लर्क हो गया। जो क्लर्क है उसका ताल्लुक है, उसको फाइनेंस उसने देखनी है तो उसका बिल के साथ ताल्लुक है। जो डॉक्टर है उसने जो मेडिकेशन के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरी प्रॉब्लम है, कंसल्टेंसी के लिए, तो डॉक्टर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और जो स्केड्यूल करेगा इसकी मीटिंग अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ, वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकता है, मेल अपॉइंटमेंट कर सकता है। अच्छा, तो बाकी सब चीज़ तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गई होंगी। तो दो चीज़ें आप गौर कीजिएगा, अपॉइंटमेंट को मेक करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए मेडिकेशन के लिए सबसे पहले पेशेंट का रिकॉर्ड का चेकअप होना लाजमी है। जब तक पेशेंट का रिकॉर्ड चेकअप प्रोसेस नहीं गुजरता उस वक्त तक ना तो पेमेंट, ना तो अपॉइंटमेंट होगी, ना तो रिक्वेस्ट मेडिकेशन के लिए की जा सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जब हम बिल पे की तरफ जाते हैं, बिल पे के लिए, तो इसमें से बिल इंश्योरेंस वाली भी कोई चीज़ निकल आती है। फ़र्ज़ कर बंदा इंश्योर है, सरकारी मुलाज़िम है, ऐसी कोई चीज़ है, तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या होगा, अगर तो कुछ तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है डेफर पेमेंट, मतलब इससे पेमेंट ना ली जाए, इसका फ्री इलाज किया जाए, तो ये फंक्शनैलिटी है। लेकिन ये सारे के सारे पेशेंट्स के लिए नहीं है। जो जो ये बिल पेमेंट के ट्रीटमेंट में से गुजरेंगे, तो डिपेंड करता है कि बिल इंश्योरेंस वाले हैं कि नहीं, अगर है तब इसको डेफर किया जाएगा, वरना इसको डेफर नहीं किया जाएगा। तो ये अगेन हमें यहाँ पे इसका डिफरेंस भी नज़र आ गया इंक्लूड का और एक्सटेंड का। ओके जी ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ जी कि पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकता है। ये जो मैंने एक लाइन आपको बोली है ना, एग्जांपल है डॉक्टर कैन रिक्वेस्ट मेडिकेशन या पेशेंट कैन मेक अपॉइंटमेंट। ये जो मैंने एक लाइन आपसे शेयर की है, डिस्कस की है, इसे कहते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट। अब हमने तो बात की थी कि हम यहाँ पे सिस्टम के बिहेवियर की बात करते हैं। सिस्टम बिहेवियर से मतलब क्या था कि किस लॉजिकल ऑर्डर में ये फंक्शनैलिटी अचीव होगी, ये फंक्शनैलिटी की जाएगी। तो वो तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मतलब वो सीक्वेंस तो नज़र नहीं आ रहा उस लेवल का। कि एग्जांपल है कि एक नया एग्जांपल है, हम लोग कहते हैं कि एक एम्प्लॉय का डेटा हमने एडिट करना है, तो एम्प्लॉय का डेटा एडिट करने का कोई लॉजिकल ऑर्डर तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये काम करने के लिए कि लॉजिकल ऑर्डर या हम जाते सिस्टम रिक्वायरमेंट की तरफ। जो यूज़र रिक्वायरमेंट होती है ये अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र होती है, और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है
ये अंडरस्टैंडेबल होती है डिज़ाइन आर्किटेक्ट और डेवलपर्स इनके लिए, लिहाजा ये हमारा फोकस है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जनाब हम एक सिनेरियो देखेंगे। अब सिनेरियो भी आपके सामने आ जाएगा। सिनेरियो के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं जी मेन सिनेरियो, एक हम कहते हैं ऑल्टरनेट सिनेरियो। मेन सिनेरियो का मतलब क्या है जी, मेन सिनेरियो का मतलब है नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोसेस, कि नॉर्मली कैसे होगा। एग्जांपल है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक नया एम्प्लॉई ऐड हो, तो हम कहेंगे एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, किस सैलरी पे आया, किस डेजिग्नेशन पे आया, ये डेटा प्रोवाइड करें तो ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास चीज़ आ गई जी मेन, जिसको हम कहते हैं जी सिनेरियो। एक है ऑल्टरनेट सिनेरियो। एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा इम्तियाज़ है किसी शॉपिंग मॉल में गया है और वहाँ जाके पे करना चाहता है अपने क्रेडिट कार्ड से, और जैसे उसने कार्ड को स्वैप किया तो उसने कहा ये फंक्शनलिटी तो अवेलेबल नहीं है, मशीन ख़राब है, बट जो भी है, या ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट जो भी इसमें एक्सेप्शन आ गई है, तो फिर ऑल्टरनेट देखा जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करें ये सीक्वेंस नहीं हो सका तो फिर क्या। एग्जांपल है, आप अगर एक एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहते हैं, आपके पास अथेंटिकेशन नहीं है और आप ये नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेट भी उसका कोई होगा। ठीक है जी, तो ये दो किस्म सिनेरियो है। अब हमने करना क्या है जी, हमने करना ये है हर यूज़ केस के अगेंस्ट में ये टेबल फिल करना है। तो इसका मतलब है लास्ट में जो हमारे पास यूज़ केसेस थे, इन सारे यूज़ केसेस के अगेंस्ट में, इन सारे यूज़ केसेस के अगेंस्ट में हम लोगों ने ये टेबल फिल करना है। ये वाला कैसे फिल करना है जी, सबसे टॉप के ऊपर हमने लिखना है यूज़ केस का नेम। तो हमारे मामले में यूज़ केस का नेम क्या हो सकता है जी, वापस जाते हैं, फ़र्ज़ करें यूज़ केस का नेम है मेक अपॉइंटमेंट, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी मेक अपॉइंटमेंट। उसके बाद है जी इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी। अगर आपको याद हो सॉफ्ट इंजीनियरिंग में जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन, रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन की जाती है कि रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी नंबर क्या है। तो वो जो प्रायोरिटी नंबर 0 1 2 3 4 जो भी होगा वो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट अप कर देंगे। तीसरे नंबर पे ये यूज़ केस है, इसको कौन कौन, इसके साथ कौन कौन एक्टर एसोसिएट है। तो इस मामले में हमने देखा था कि इन एक्टर्स में हमने देखा था कि इसमें एक तो इन्वॉल्व थे अपना स्केजुलर, और दूसरे नंबर पे इसमें इन्वॉल्व था पेशेंट। तो ये दो एक्टर हैं। अब समरी में क्या होगा, समरी में इस यूज़ केस के बारे में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, छोटा सा, बिल्कुल डिटेल में कुछ नहीं लिखना, एक पैराग्राफ में बताएंगे कि ये क्या करेगा। ये यूज़ केस जो पेशेंट है और जो स्केजुलर है उसको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि वो एक अपार्टमेंट को फिक्स कर सकें डॉक्टर के साथ, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, जो भी उसकी डिटेल है, बस एक टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन है आपने यहाँ पे लिखनी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक यूज़ केस को एग्जीक्यूट होने से पहले इसकी प्री कंडीशन क्या होगी, मतलब ये यूज़ केस उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये काम नहीं होगा, इसे कहते हैं प्री कंडीशन। एग्जांपल है, अगर आप किसी पेशेंट को डॉक्टर चेक करना चाहता है, तो जब तक वो पेशेंट की अपॉइंटमेंट नहीं होगी उस वक्त तक उसका चेकअप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी प्री कंडीशन। और पोस्ट कंडीशन क्या है, चेकअप होने के बाद उसका बिल जनरेट होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आप एक मैनेजर है, तो किसी एम्प्लॉय का डेटे को अपडेट करना चाह रहा है, मॉडिफाई करना चाह रहा है, ठीक है, या डिलीट करना चाह रहा है, तो जब तक वो एम्प्लॉय ऐड नहीं होगा या सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये है जी प्री कंडीशन। पोस्ट कंडीशन में क्या होगा कि जो जब आप एडिट करेंगे तो जो उसकी प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन थी वो एडिट हो चुकी होगी, वो अब अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद और की तो प्री कंडीशन समझ आ गई है आपको, पोस्ट पे समझ आ गई है। एक्सटेंड में और यूजेज में, ये जो यूज़ है इसका मतलब है इंक्लूड, वो जो हमने इंक्लूड किया था, क्या ये यूज़ केस किसी दूसरे यूज़ केस को यूज़ करता है। तो आप देखें कि ये जो एक्टर वाला यूज़ केस था तो किसी दूसरे किसको यूज़ कर रहा था, ये चेक पेशेंट रिकॉर्ड को यूज़ कर रहा था, तो ये इसका यूज़ है। और किसी को एक्सटेंड कर रहा है, किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा, लिहाजा इसमें यहाँ पे नील आ जाएगा, एक्सटेंशन में एक्सटेंड में नील आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट क्या होगा, किस सीक्वेंस से ये यूज़ केस काम करेगा, तो सीक्वेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। और एक्सेप्शन अगर फ़र्ज़ करें ये काम नहीं करता फिर क्या होगा, ऑल्टरनेट क्या होगा, जैसे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द एम्प्लॉय, आप कहते हैं नो, तो फिर क्या होगा, सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगी। और अजम्पशन करते हैं कुछ यहाँ पे कि ये यूज़ केस एग्जीक्यूट होने से पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये सब चीज़ें हो चुकी होंगी। तो ये जो है ये हम कहते हैं जी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और ये डिटेल सिनेरियो के अगेंस्ट में हम जाकर चीज़ों को लिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी यूज़ केस को कुछ
रिमेंबर रखने के लिए यूज़ केस मॉडलिंग में, नंबर 1 तो सिस्टम बाउंड्री का आपको पता होना चाहिए, कौन से प्राइमरी एक्टर्स हैं, हर एक्टर्स का गोल क्या है सिस्टम के साथ, और कोई नविजन आर्टिफैक्ट इसमें क्या है, और उसके अलावा यूज़ केस का द यूज़ केसेस दैट सेटिस्फाई यूज़र गोल्स, ये डिफाइन यूज़ केसेस दैट सेटिस्फाई यूज़र गोल्स, नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है ये मेजर किस्म की कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए ये मॉडलिंग आसान हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सिस्टम मॉडलिंग को देखा डिटेल से, और सिस्टम मॉडलिंग के बाद उसमें से सबसे ज़्यादा डिटेल हमने फोकस किया वो थी यूज़ केस मॉडलिंग। अगेन अब आपको समझ आ गई होगी कि यूज़ केस मॉडलिंग का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टर्स के साथ भी है, और डिफरेंट रोल्स यूज़ केस के साथ क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं एज आ सिंबल, एज आ मेन पॉइंट, जिसके साथ एग्जाम्पल है कि किसी सिस्टम को फंक्शन टेस्ट करनी तो किस यूज़ केस के केस में इसको टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब की सब चीज़ें हमारे पास आई थी। तो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।